सभी को राम राम। स्टडी एट एक्शन में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सभी लोग जबरदस्त रहो, मस्त रहो, गुनगुनाते रहो, टिटराते रहो। बेटा ऐसा है ना कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर कोई भी कुछ भी तैयारी कर रहे हो तो मैं आज थोड़ा सा मेरा मन हुआ कि मैं कुछ ऐसे फैक्ट बता दूं जो हर बार नहीं, हर बार मैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की बात कर रहा हूं कि इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और बात करने वाले हैं हम किससे? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से रिलेटेड जो बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं। इसके बारे में आपको शायद पढ़ते समय आप लैग कर रहे हो तो इसको एक नज़र सरसी निगाह से 2-4 मिनट में देख लें। देखो बात क्या है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात करें हम लोग, संविधान सभा की, तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए जो संविधान सभा है इसकी मांग, तो इसकी मांग औपचारिक और अनौपचारिक कई सारी मांगे हुई। तो अगर इसकी मांग की मैं बात करूं तो सबसे पहले जो इसकी मांग की थी वो 1895 में तिलक जी ने की थी। और वो भी कब किए थे? तो स्वराज विधेयक था इनका, उसी में किए थे। स्वराज विधेयक में इन्होंने किसकी बात की थी? संविधान सभा की बात की थी। अगर मैं बात करूं तो 1922 में हरिजन पत्रिका में भी तुम्हारे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो भारत का संविधान होगा, ये महात्मा गांधी जी ने बात की थी इसकी कि जो भारत का संविधान होगा वो भारतीयों द्वारा निर्मित होगा। अगर बात करूं तो 1936 में जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा था कि जो भारतीय संविधान होगा वो सार्वभौमिक मताधिकार पर होगा। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब आज के समय में देखा जाए तो ऑल पर्सन दे हैव क्रॉस 18 ईयर दे हैव राइट टू वोट। पहले ऐसा नहीं था। जैसे आप देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत महज 3% मताधिकार दिया गया था। अगर आप भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करूं तो उसमें सिर्फ जितने भी लोग एलिजिबल थे उसके सिर्फ 10% लोगों को मताधिकार का राइट था। यानी एक बहुत प्रकार की क्राइटेरिया थी कि मतलब जो टैक्स देते हों, जिनके पास इतनी लैंड हो, जिनकी ऐसी हैसियत हो, उन्हीं को वोट देने का अधिकार होता था। आज जो परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं ये परिप्रेक्ष्य हमेशा नहीं रहा है। महिलाओं को तो आप सुफ्रेज मूवमेंट में पढ़ते हैं, आप पूरे विश्व के यूरोपियन हिस्ट्री उठा लीजिए, आप कहीं का भी हिस्ट्री उठा लीजिए, महिलाओं को अपने मताधिकार पाने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा, चाहे जिस कंट्री का उठा ले। भारत एक ऐसा संविधान रहा कि जब इसने अपने संविधान को अडॉप्ट किया तो इसने तुरंत लागू किया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब सार्वभौमिक मताधिकार, किसी प्रकार का किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। ऑल पर्सन दे हैव क्रॉस 18 ईयर दे हैव राइट टू वोट। पहले 21 था, फिर 61 अमेंडमेंट 1989 के तहत 21 से घटा के कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। तो मैंने कहा इन लोगों ने बात की। और आपको ये 1934 में पहला औपचारिक जो मांग है, औपचारिक जो मांग है, ये आपके कौन किए थे? तो ये किए थे एम एन राव भाई साहब, ये वाम दल के नेता थे, वाम दल के नेता थे और इन्होंने पहली औपचारिक मांग की थी। तो ये तो मांग हो गई, लेकिन अंग्रेजों ने स्वीकार किया कभी कि हाँ हम आपको देने वाले हैं संविधान सभा? हाँ, पार्टी के तौर पर अगर मांग की जाए तो सबसे पहले जो मांग की थी वो स्वराज पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी, अगर पार्टी के तौर पर बात की जाए। पर अंग्रेजों ने कभी भी संविधान सभा देने की बात स्वीकार नहीं की। अंततः जब सेकंड वर्ल्ड वार आ गया तब इनको जब जरूरत पड़ी कि अब फिर से हमको क्या चाहिए? भारतीय लोगों का समर्थन चाहिए, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में लगभग 15 लाख लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें लगभग 7 to 8 लाख सोल्जर्स के रूप में पार्टिसिपेट किए थे। यानी फर्स्ट जो तुम्हारा वर्ल्ड वार था 1914 to 18, इसमें मानवीय संसाधन के तौर पर ब्रिटिश की तरफ से अगर सबसे ज्यादा किसी ने आहुति दी तो हमारा भारत था। हम तो वर्ल्ड वार लड़े, हम तो 1939 से 45 भी लड़े, हम 1914 से 1918 भी लड़े, पर चूंकि हम उपनिवेश के तौर पर लड़े इसलिए हमको इस युद्ध का मेडल नहीं दिया जाता। पर हमने बहुत मानवीय संसाधन के तौर पर एक बड़ा हिस्सा जो रोल प्ले किया वो तुम्हारे भारत ने किया था। पहले वर्ल्ड वार में विजय देने के बाद और जो हमारे साथ उनकी जो एक्टिविटीज थी वो बहुत ही अच्छी नहीं रही, तो सेकंड वर्ल्ड वार जब छिड़ गया तो अब की बार कांग्रेस बिल्कुल समर्थन देने के मूड में नहीं थी, गांधी जी भी मूड में नहीं थे। तो उन्होंने जब सोचा कि अब कांग्रेस को, भारतीय आवाम को, भारतीय जनसमर्थन को फिर से सेकंड वर्ल्ड वार में इनका समर्थन हासिल करना है, तब उन्होंने जाके पहली बार
अगर मैं बात करूं तो अगस्त प्रस्ताव में इसको एक्सेप्ट किया था। अगस्त प्रस्ताव, ये आपको पता होना चाहिए। अगस्त प्रस्ताव सर्वप्रथम अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग कब स्वीकार की, तो अगस्त प्रस्ताव में। ये तुम्हारा 8 अगस्त 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो के समय में आया था। तो इसमें सबसे पहले अंग्रेजों ने ये बात स्वीकार की। अब देखो इसके बाद जो है कई सारी बातें हैं वो आपको बिल्कुल आनी चाहिए। ये तो स्क्रीनशॉट ले लें, जो मेन बातें अब यहाँ से मैं चालू करता हूँ। संविधान सभा का जो हमारा निर्माण हुआ वो कैबिनेट मिशन द्वारा हुआ, और कैबिनेट मिशन जो है, इस कैबिनेट मिशन को भारत में अगर मैं बात करूं तो 24 मार्च 1946 को आया था। 3 सदस्य थे, PAS, पी बोले तो पैंथिक लॉरेंस, ए बोले तो AB अलेक्जेंडर, और यस बोले तो स्टेफोर्ड क्रिप्स। स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या थे, तो ये व्यापार मंत्री थे, यह व्यापार मंत्री थे। AB पैंथिक लॉरेंस से क्या थे, अध्यक्ष थे और भारत सचिव भी थे। AB अलेक्जेंडर क्या थे, जल सेनापति थे, जल सेनापति। ये 3 लोग भारतीय संविधान के निर्माण के लिए, जो 24 मार्च 1946 को कौन आया था, कैबिनेट मिशन द्वारा ही भारतीय संविधान का क्या किया गया, निर्माण किया गया। ये आए, यहां सबसे पहले क्या हुआ, इन्होंने जून जुलाई में चुनाव कराए, हर 10 लाख पर एक सीटें तय की, और इन्होंने जो अपना उद्देश्य प्रस्तुत किया वो कब किया, तो ये इन्होंने 16 मई 1946 को अपना प्रारूप प्रस्तुत किया था। ये भी आपको याद होना चाहिए। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन ने ही हमारे संविधान का निर्माण किया। 16 मई को इन्होंने अपना नोटिफिकेशन, सारे प्रारूप प्रस्तुत किए, किस तरीके से सारी चीजें करी जाएंगी। 3 सदस्य थे, पैंथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे, राज सचिव थे, और तुम्हारे अध्यक्ष भी थे AB अलेक्जेंडर भाई साहब जो थे वो जल सेनापति थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स मिशन जो आया था उसमें वही क्रिप्स हैं, व्यापार मंत्री थे। अब देखो ये आया, अब इसके बाद इसने हुआ क्या कि इसने सीटों का आवंटन किया। सीटों का आवंटन में आपको ध्यान ये रखना है कि सीधा 389 सीटें थी। आपसे पूछ ले संविधान सभा में कितनी सीटें थी, तो 389 मेंबर थे। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि जब पाक अलग हो गया तब कितने मेंबर थे, तो 299 मेंबर थे। इतना बात आपको याद होना चाहिए कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो 389 सदस्य थे। और भारत पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद सदस्यों की संख्या घटकर कितनी हो गई, तो तब सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी, 299 हो गई थी। इस 399 जो 389 मेंबर थे, ये कितने लाख वोट्स पर एक सीट डिसाइड की गई थी, तो 10 लाख, 10 लाख पर एक सीट क्या की गई थी, डिसाइड की दी गई थी। इस हिसाब से 389 मेंबर आए थे। अब आपको यहां से देखना है कि जो 292 सीट थी ये ब्रिटिश क्षेत्र थे, ब्रिटिश अधिकार वाले, जो ब्रिटिश के अधिकार में थे वहां से कितनी सीटें थी, 292 थी। 93 कौन से थे, तो ये देसी रियासत थे। देसी रियासत आपको पता होगा कि लगभग 565 के नियर अबाउट में थे, जिन्होंने अपने पॉलिटिकल राइट्स और अपने डिफेंस सिस्टम किसको दे रखे थे, अंग्रेजों को। बाकी वो रजवाड़ा फजवाड़ा थे, जैसे तुम्हारे मान लो कि अवध है, नवाब वजीद अली शाह है, बाराबंकी के राजा, गोंडक राजा, और ऐसे कई सारे, जैसे तुम्हारे हैदराबाद हो गए, जम्मू कश्मीर हो गए, जूनागढ़ हो गया। ऐसे तरीके के 93 सीटें कहां से थी, देसी रियासत से थी। और 4 ब्रिटिश कमिश्नरी थी, ब्रिटिश कमिश्नरी कौन थी, 4 ब्रिटिश कमिश्नरी। तो आप इसको ऐसे याद कर लो, ABCD। ए बोले तो अजमेर, दूसरा कौन, बी बोले तो बलूचिस्तान, पकड़ चुनकिया था बलूचिस्तान, तीसरा कुर्ग, तो ये हो जाएगा मारवाड़ कुर्ग, और चौथा कौन था, दिल्ली। ये 4 सीट यहाँ थी। टोटल सीटों का डिवीजन इसी हिसाब से हुआ था। अगर पूछ ले कि बताओ ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र से कितने थे, 292, देसी रियासत से कितने थे, तो 93, और ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र से कितने थे, तो 4। अगर इसको आपको चेक करना है तो 292 प्लस 93 प्लस 4 करके आप देखेंगे 389 सीट्स आ जाएगी। तो ये पूरी चीज हो गई।
अब अगर इसमें पूछे कुछ सीटों के बारे में कि इसमें जो, चूंकि ये पूरा अम्ब्रेला टाइप में बनाया गया था कि सबका प्रतिनिधित्व रहे, कोई ऐसा ना हो कि छूट जाए, तो सबको लिया गया था इसमें। अगर इसमें पूछ ले महिलाएं कितनी थी आपके संविधान सभा में, फीमेल कितनी थी महिलाएं, तो महिलाएं थी 15। पूछ ले एससी कितने थे तो 26। पूछ ले एसटी कितने थे तो 33। ये तुम्हारे संविधान सभा में फीमेल इतने थे 15 थे, एससी कैंडिडेट्स कितने थे 26 थे, एसटी कितने थे 33 थे। भीमराव अंबेडकर भाई साहब के बारे में एक फैक्ट याद होता है। भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान के फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके बारे में यह है कि जो पूर्वी बंगाल है वो पहले बार वहां से चुने गए थे। पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो पूर्वी बंगाल चूंकि पाकिस्तान में चला गया तो उनकी सदस्यता भी खत्म हो गई, तो बाद में उनको पुणे से फिर से निर्वाचित किया गया। तो पहले वो कहां से बने, पूर्वी बंगाल से बने, और बाद में महाराष्ट्र के पुणे से बने। चलो ये बात हो गई। अब इसके बाद देखो कि ये जो बंटवारा हुआ था संविधान सभा के सदस्यों का, ये किस आधार पर हुआ था, तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए सांप्रदायिक आधार पर हुआ था। सीटें किस तरीके से बांटी गई थी, तो आप ये जान लो 93 मनोनीत थे। मनोनीत का मतलब राजा लोगों ने कहा हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं होगा, हम बिल्कुल भी इलेक्शन फिलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम जिसको कह देंगे हमारे वहां से वही जाके संविधान सभा का मेंबर हो जाएगा। यानी जो आपने देखा था कि 292 मेंबर ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र से, 4 ब्रिटिश कमिश्नरियां थी, ये दोनों तो इलेक्शन से आए। 296 सीटें कैसी थी, तो 296 सीटें कैसी थी, निर्वाचित थी, यहाँ निर्वाचन हुआ। लेकिन 93 सीटें कैसी थी, मनोनीत थी, यहाँ निर्वाचन नहीं हुआ। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि निर्वाचित सीटें कितनी थी और मनोनीत सीटें कितनी थी, तो 93 मनोनीत थी और 296 निर्वाचित थी। सांप्रदायिक आधार पर सीटों को बांटा गया, यानी 296 सीटों पर जिस पर इलेक्शन होना था वहां भी सीटें सांप्रदायिक आधार पर बांटी गई। सांप्रदायिक आधार का मतलब आज वाला नहीं है कि मान लो कोई उत्तर प्रदेश का कोई एक जिला एससी है, एससी सीट के लिए हो गया तो वहां एससी कैंडिडेट ही खड़ा होगा, चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे निर्दलीय हो, पर जो वोट देने का राइट होता है वहां की पूरी आवाम को होता है। जिनका निर्वाचन कार्ड बना हुआ है, 18 साल से ऊपर है, सभी लोग उनको वोट करते हैं। उस समय का सांप्रदायिक आधार का मतलब मुस्लिम सीट आरक्षित है तो वहां सिर्फ मुस्लिम खड़ा होगा और वोट सिर्फ वहां के मुस्लिम लोग देंगे और किसी को वोट देने का राइट नहीं था। तब तक व्यवस्था ये थी सांप्रदायिक आधार। इसमें से 213 लोग कैसे थे, सामान्य सीट थी, ये आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। 296 जो इलेक्टेड सीट थी उसमें 213 सामान्य थे। आपके जो है इसके बाद 213 के बाद देखो कितने बचे, 79, ये मुस्लिम को थी, इतनी सीटें मुस्लिम को आरक्षित थी और 4 सिख को आरक्षित थी। इस हिसाब से पूरा इलेक्शन हुआ था। अब इलेक्शन का आधार मतलब किस प्रोसेस, इलेक्शन पूरा स्क्रीनशॉट लेते चलना, कौन सी प्रक्रिया, जैसे आप देखते हो फर्स्ट वोट ऑफ द पास्ट, 2 तरीके हम लोगों के यहाँ अपनाए जाते हैं, फर्स्ट वोट फॉर द पास्ट और दूसरा होता है एकल संक्रमणीय समानुपातिक मत पद्धति। यानी कि एकल संक्रमणीय समानुपातिक मत पद्धति का मतलब ये होता है, इससे आप अभी लोकसभा के चुनाव में जाओगे तो आप भाजपा वाले को दे दिए चले आए, बस ये हो गया कि आप एक व्यक्ति को चॉइस दे रहे हो बस चले आए, ये एक सिस्टम हो गया। दूसरा ये हो गया कि मान लो तुम्हारे यहाँ से 4 कैंडिडेट खड़े हैं तो पहले नंबर पर आपने कहा ये चिंगू जीत जाए, फिर दूसरे नंबर पर अगर मान लो चिंगू ना जीते तो टिंगू जीत जाए, और टिंगू ना जीते तो कुल्लू जीत जाए, कुल्लू ना जीते तो पुल्लू जीत जाए। यानी आप प्रेफरेंस देते हैं, इसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय समानुपातिक मत पद्धति। तो संविधान सभा का चुनाव भी किस प्रक्रिया द्वारा हुआ था, तो संविधान सभा का चुनाव ऐसे ही हुआ था, प्रेफरेंस द्वारा, एकल संक्रमणीय समानुपातिक मत पद्धति द्वारा गुप्त मतदान से। यानी ये जो राष्ट्रपति के लिए हम लोग यूज करते हैं उसी प्रक्रिया द्वारा ये किया गया था। और कितने % लोगों ने भाग लिया था, तो लिख दो सिर्फ 10% आवाम मतलब जनता, आवाम को मताधिकार मिला था। इसीलिए इसकी एक बहुत बड़ी आलोचना होती है कि संविधान सभा सभी द्वारा तो बनी ही नहीं, सिर्फ 10% लोगों द्वारा ये संविधान सभा का निर्माण किया गया।
एक बहुत बड़ा तबका जिसका हिस्सा इस भारतीय जनता में था, उसके पास धनार्जन नहीं थे उतना, तो इस प्रकार से वो संविधान सभा में अपना पार्टिसिपेशन कर ही नहीं पाया। अब ये सारी बात हो गई। अब इसके बाद देखो मेन बातें क्या है कि जो संविधान सभा बनी, इसमें रिजल्ट जब आया तो एकदम चौंक गए सब। रिजल्ट क्या आया, 208 अकेले कौन जीत गई, कांग्रेस। 73 कौन जीती, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना वाली पार्टी है जो पाकिस्तान की मांग कर रही है लगातार। 40 ग्राम के जो मोहम्मद अली जिन्ना है, एकदम 50 ग्राम की सही लिए पर पाकिस्तान अलग ही करा लिया। और इसके बाद ये 15 अन्य लोग जीते। इस तरीके से 296 सीटों का पूरा कहानी बन गया। अब ये 208 जो सीटें आए, इसीलिए कहा जाता है कि संविधान सभा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं किसने कहा था कि कांग्रेस ही संविधान सभा थी और संविधान सभा ही भारत था। ये आपको बताना है कि किसने कहा था। ये अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, कई बार क्वेश्चन आया है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या क्या है मेन बात। संविधान सभा द्वारा ही संविधान का निर्माण हुआ। संविधान निर्माण में कितने समय लगे, तो 2 वर्ष लगे, 11 माह लगे और 18 दिन लगे। दूसरी चीज, लगभग 60 देश का संविधान का अध्ययन किया गया। लगभग 64 लाख रुपए लगे। 12 बैठकें हुई, 12 क्या हुई, बैठक हुई, जिसमें आप 24 जनवरी 1950 वाली भी बैठक को काउंट करेंगे। अगर उसको नहीं काउंट करेंगे तो 11 बैठक, इसलिए आपको अलग अलग मिलेगा, ये कहीं 11 कहीं 12 बैठक हुई और 3 क्या हुए, वाचन हुए। फिर आपको पूछेगा 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया, संविधान सभा स्वीकृत कर ली गई। मतलब संविधान को क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकृत, संविधान स्वीकृत कर लिया गया। कब, 26 नवंबर 1949। और इसी दिन 16 अनुच्छेद लागू भी कर दिए गए। 16 अनुच्छेद, इसलिए अगर आपसे पूछे आंशिक रूप से संविधान कब लागू हुआ तो हो जाएगा 26 नवंबर 1949। या आपसे पूछ ले संविधान स्वीकृत कब हुआ तो हो जाएगा 26 नवंबर 1949। अगर पूछ ले संविधान लागू कब हुआ तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950। ये आपको पता होगा। ये इतना दिन हम लोगों ने वेट क्यों किया, क्योंकि 1929 के जब तुम्हारे लाहौर अधिवेशन हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था अब हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। और उन्होंने तय किया कि हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो 26 जनवरी 1930 से हम लोग लगातार स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे, पर हम लोग आजाद हो गए 15 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस 30 से मनाते आ रहे हैं 26 जनवरी को। तो चूंकि ये दिन इतना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, पर आजाद हो गए 15 अगस्त को, तो अब 26 जनवरी वाला क्या किया जाए। तो हम लोगों ने कहा कि भाई 26 नवंबर को संविधान बनके तैयार हो गया। नवंबर बीत ही गया, दिसंबर, जनवरी, 2 महीना इंतजार करें, कम से कम इस दिन स्वतंत्रता दिवस नहीं तो गणतंत्र दिवस ही मनाया जाएगा। इसलिए इसको 2 महीना लगभग पोस्टपोन किया गया और 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया। अब जरा एक बात और देखो ध्यान, इसमें जो तुम्हारे अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, तो ये फ्रांस की तर्ज पे लिया गया था। फ्रांस की तर्ज, फ्रांस में बात कही गई भाई जो सबसे पुराने लोग हों उनको, जैसे मान लो तुम्हारे घर में छेना है, 4 मेंबर हैं, तुम्हारे बाबा 99.99 साल के हैं, वो कह रहे हैं बच्चा छेना दे दो, एक के छेना है, लड़का चिल्ला रहा है तुम्हारा कि पापा छेना दे दो, तो छेना का वाकई हकदार कौन है, बाबा। हो सकता है काल करोड़ों अरबों कमाओ पर बाबा ना रहे, इसलिए सबसे वृद्ध आदमी को पहले दिन क्या किया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे पहले, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और ये फ्रांस की तर्ज पे एक चीज अपनाई गई कि जिससे बुजुर्ग आदमी होंगे, वरिष्ठ आदमी होंगे, इनको क्या बना दिया गया, अस्थायी अध्यक्ष हम लोगों ने बना दिया। ठीक, सच्चिदानंद सिन्हा डॉक्टर साहब को। अगर आपसे पूछे संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे तो भी आपको सच्चिदानंद सिन्हा मानना है, पहले अस्थायी कौन थे तब भी आपको सच्चिदानंद सिन्हा मानना है, जब तक ये ना पूछ ले पहला अस्थायी कौन था। अगर आपसे पूछ ले उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन थे तो 2 लोग थे, एक HC मुखर्जी भाई साहब थे
और एक तुम्हारे बीटी कृष्णमाचारी, ये दो लोग क्या थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। अस्थाई अध्यक्ष अगर मैं पूछूं, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष तो बोल देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछ ले सचिव कौन थे, तो आप बोल देंगे HBR आएंगे। ये बात सब याद कर लेना। अगर आपसे पूछे मुख्य ड्राफ्टमैन, मुख्य ड्राफ्टमैन कौन था, ये देखो अस्थाई, यहाँ गलती से लिख दिया, ये भी अस्थाई है। तो अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष कौन हो गए तुम्हारे फ्रांस के तर्ज पे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा हो गए। दो उपाध्यक्ष भी हमारे संविधान के थे, संविधान सभा के, वो कौन थे, एक HC मुखर्जी और बीटी कृष्णमाचारी थे। अस्थाई अध्यक्ष तुम्हारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और सचिव जो तुम्हारे HBR आयंगर थे। मुख्य ड्राफ्टमैन कौन था, तो ये आपके SN मुखर्जी थे। SN मुखर्जी। ड्राफ्टमैन मतलब समझते हो मुख्य मसौदा। अगर आपसे पूछे पहला मसौदा किसने तैयार किया, अभी आप स्क्रीनशॉट लेते चलो, ये सब फैक्ट है बेटा, ये आपको रटना पड़ेगा। मैंने कहा यहाँ से क्वेश्चन एक बार नहीं, तुमसे बार बार, और देख लेना एक क्वेश्चन तो हमेशा फंसेगा ही फंसेगा। अगर आपसे पूछ ले कि पहला ड्राफ्ट किसने तैयार किया, तो आपको इसको पता होगा, BN राय भाई साहब, जो तुम्हारे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में थे, उन्होंने ये किया था। पहला ड्राफ्ट किसने तैयार किया, तो BN राय। ठीक, अब देखो ये पहला ड्राफ्ट हो गया। अब इसके बाद दूसरी बात जरा ध्यान दें, अब यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हस्तलेखन मतलब इस संविधान किसने लिखा था, किसके द्वारा हस्त लिखित संविधान बना। हमारा संविधान का हस्तलिखित संस्करण किसने किया, तो आपको याद होना चाहिए, शांति निकेतन के एक भाई साहब थे, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। आपके बारे में इनको पता होगा। प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के पास नेहरू जी और पटेल जी पहुंचे, कहे भैया आप बहुत सुंदर लिखते हैं, सुना है, कहे हाँ लिखते हैं, कहे संविधान लिख दो, कहे लिख देंगे, कहे कितना लोगे, कहे कुछ नहीं लेंगे, तो कहे फिर क्या लोगे, कहे हर पेज पे नीचे साइन मारूंगा प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। उन्होंने कहा अरे बाप रे बाप, हम लोगों ने हजारों साल की गुलामी झेली, न जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई, अब साक्ष्य के तौर पर संविधान बचेगा, सब खत्म हो गए, किसी कोई नाम ही नहीं, तुम संविधान लिखोगे तुम्हारा हर पेज में नाम हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। इधर उधर गए पर उनको कोई उतना अच्छा सुलेखक मिला नहीं, तो फिर लौट के आए, इंग्लिश वर्जन ये लिखे थे, तो इनसे कहा भाई लिख दो, कहे अब चार्ज बढ़ गया, कहे अब क्या करोगे, कहे हर पेज पे अपना साइन मारूंगा और आखिरी पेज पे जो है अपने दादा का भी साइन मारूंगा। और हुआ भी यही कि आपके जो 12वीं बैठक हुई, तो जब जिस दिन संविधान एक्सेप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, उस दिन तुम्हारे 299 में से, जिस दिन आखिरी बैठक में, आपको याद भी होना चाहिए, आखिरी बैठक में कितने लोग उपस्थित हुए थे, तो 299 में से 284 लोग उस दिन आए थे। 284 क्या किए थे बेटा, साइन मारे थे उस दिन। और इस 284 में तुम्हारे हर पेज पे जो मारे हैं साइन, वो कौन है, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा है, और आखिरी पेज पर अपने दादा का भी साइन मारे हैं। तो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ये हस्तलिखित थे। और अगर मैं कहूँ हिंदी संस्करण कौन लिखा, ये तो इंग्लिश, ये इन्होंने इंग्लिश में लिखा था, इंग्लिश में संविधान लिखा प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। हिंदी में कौन लिखा, तो बसंत कृष्ण वैद भाई साहब थे, इन्होंने किसमें लिखा था, हिंदी संस्करण इन्होंने लिखा था। चित्रकारी इसमें बहुत ज्यादा हुई है, जब आप देखेंगे संविधान का कोई इमेज उठा के देखिए तो उसमें चित्रकारी बहुत हुई है। ये भी शांति निकेतन के दो भाई साहब थे, एक थे तुम्हारे जो है नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, ये दो लोग क्या किए थे, उसमें चित्रकारी किए थे। ये भी आपको बिल्कुल क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब देखो इसके बाद कुछ चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी याद होनी चाहिए। तीसरी चीज, संविधान सभा का जो निर्माण हुआ वो 3 चरणों में हुआ। कितने चरणों में, 3 चरणों में। एक 6 दिसंबर, जब पहली बैठक के पहले से 6 दिसंबर 1946 से लेकर कब तक,
तो 15 अगस्त 1947, ये बीच में आप देखें कि हमारे यहाँ संविधान निर्माण हो रहा है संविधान सभा द्वारा, लेकिन अंग्रेज अभी भारत छोड़ के नहीं गए हैं, यानी हम पूर्णतः सोवरेन नहीं है, हम संप्रभु नहीं है, अभी ऊपर दादा लोग बैठे हुए हैं। दादा का मतलब मीन्स वो जो देश संचालक हैं वो अभी पूर्णतः ऊपर बैठे हुए हैं। तो हम लोगों का काम है संविधान बनाना और बाकी अंग्रेजों का काम है सरकार चलाना। 15 अगस्त को विभाजन भी हो गया, अंग्रेज चले गए, तो ये 16 अगस्त तुम्हारे 1947 से लेकर और 26 नवंबर 1949, ये टाइम क्या है कि जब हम लोग दो काम कर रहे हैं। यहाँ हम लोग संविधान बना रहे हैं और देश भी चला रहे हैं। यानी कि यहाँ जो देखा जाए तो संविधान सभा एज अ पार्लियामेंट भी काम कर रही है। भाई देश भी तो चलाना है, अंग्रेज चले गए तो देश भी चलाना है और संविधान भी बनाना है। और आप ये जहाँ ध्यान रखिए कि जब संविधान निर्माण को लेकर बैठक होती थी तो उस बैठक की अध्यक्षता हमेशा कौन करते थे? तो राजेंद्र साहब करते थे, राजेंद्र साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते थे जब संविधान निर्माण को लेकर होती थी। अगर संविधान निर्माण को लेकर हो रहा है, संविधान निर्माण को लेकर बैठक हो रही है तो उसकी अध्यक्षता तो राजेंद्र प्रसाद करेंगे क्योंकि ये अध्यक्ष थे। पर अगर पार्लियामेंट के तौर पर बैठक हो रही है, कैसे? पार्लियामेंट के तौर पर या सरकार के संचालन को लेकर, तो आपके पहले जो स्पीकर थे वो करते थे जीवी मालवंकर साहब, गणेश वासुदेव मालवंकर। तो गणेश वासुदेव मालवंकर साहब करते थे जब यही संविधान सभा की बैठक सरकार को चलाने को लेकर होती थी। तो दूसरा ये आप समझ गए। तीसरा क्या है कि 27 नवंबर 1949 से लेकर और 1952 तक, ये टाइम वो पीरियड है जब तक पार्लियामेंट का चुनाव 1951 में हुआ। 1952 में हमारी पहली पार्लियामेंट बनी थी। तो तब तक जब तक हमारा बन नहीं गया तब तक ये हमारा जो संविधान सभा था ये पहली पार्लियामेंट के तौर पर कार्य की और यही पहला संविधान संशोधन भी की। यानी जो संविधान सभा है ये तुम्हारे 1949 से लेकर 1952 तक हमारे संसद के रूप में भी कार्य की, जब तक हमारी पहली निर्वाचित संसद नहीं बन गई। तो ये पूरे 3 चरणों में क्या हुआ? हमारे संविधान का निर्माण हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो संविधान सभा से जुड़े हुए थे। संविधान सभा से तो अभी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोग चूंकि हम उसको सीरीज में आ रहे हैं तो उसमें हम आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे। बहरहाल ये आपको थोड़ा कैप्सूल वाली पढ़ाई थी, आप इसे थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा तो एक आध क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाएगा और आप ये करते रहिए। चलो हम लोग फिर वीडियो मिलते हैं। जय भारतम, जय श्री राम, वंदे मातरम।